इकोनॉमिक्स का सवाल हमेशा से किसी भी कंपटीशन में बहुत परेशान करता रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि इकोनॉमिक्स की तैयारी पीटी आधारित नहीं हो सकता है। फालतू बात। जो लड़का मेंस के लिए मेंस के सोचकर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है वही पीटी में अच्छा मार्क्स ला सकता है। सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई है। बाकी सबों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप अगर किसी मेंस के किसी पेपर के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं पूरा ब्रीफली, पूरा एकदम स्पेशल नोट्स बना के, तब जाके आप इकोनॉमिक्स में यूपीएससी में ला सकते हैं। चाहे आप लाख पढ़िए, कुछ नहीं होगा। इधर पढ़ोगे उधर गायब हो जाएगा। इकोनॉमिक्स पे कंसेप्ट आ सकता है तो केवल मेंस के तरीके से नोट्स बना के आ सकता है। नोट्स मतलब लॉन्ग आंसर टाइप। वैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये केवल एक आधारभूत संरचना के रूप में पढ़ रहे हैं कि इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों को पेपर, पत्रिका, सर्वे रिपोर्ट, बेहतर नोट्स से आपको नोट्स बनाना होगा, तब जाके इकोनॉमिक्स के आधार पर आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पीटी में अगर इकोनॉमिक्स आपका कमज़ोर भी है तो अन्य सब विषय जो हैं उसमें आप बेहतर करें, तब पीटी में इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कमज़ोर भी रहेगा तो काम चल जाएगा। दो रास्ते हैं, एक इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ हो तब पीटी होगा, या दूसरा रास्ता है कि आप इकोनॉमिक्स को मेंस के हिसाब से नोट्स बना के रखते चलिए, तब जाके आपको इकोनॉमिक्स पर भी अच्छी पकड़ होगी, उसका मेंस में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप बेहतर लिखिएगा तो नंबर बहुत बेहतर मिलता है। यूपीएससी में लड़के इकोनॉमिक्स को बेहतर तैयारी इसलिए करते हैं कि उसमें नंबर कटने का चांस कम होता है। जैसे भारत और किसी के बीच में कोई समझौता हो रहा है या भारत की कोई नई पॉलिसी आई है, उसका पूरा विस्तार से पॉइंट वाइज टॉपिक है, डिटेल्स है, उसका एक्सप्लेनेशन है, उस पर विभिन्न तरह के फैक्ट हैं, डाटा है, सब एक पेज पे या तैयार होता है, तो उससे फिर 50 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बना देंगे। लेकिन अगर वन लाइनर पढ़िएगा तो चिलैया समिति कभी कभी उस समिति में घुस जाएगा, उसमें घुस जाएगा, हो जाएगा गड़बड़, कभी नहीं कंसेप्ट आएगा। तो दो रास्ते हैं। और हाँ, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का ट्रेडिशन है 70 to 30% क्वेश्चन ट्रेडिशनल होता है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और 70% करंट होता है। और करंट हर दिन बदलता है, हर दिन अपडेट होता है, हर योजना आती है, पुरानी योजना का विस्तार से होता है। तो इस आधार पर आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। क्या होगा ये आपका है। हाँ, इकोनॉमिक्स मेंस की तैयारी अगर आप लोग कीजिएगा तो उसके लिए स्पेशल तौर पर पढ़ना होगा, स्पेशल नोट्स होते हैं, स्पेशल उसका डायरेक्शन होता है, स्पेशल उसका पूरी व्यवस्था होती है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको हम आज थोड़ा बहुत जो एक समझ पैदा करने के लिए हम जो बताते हैं केवल इसलिए कि आपको केवल उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। इंटरेस्ट, जानकारी तो बहुत सतही है जिसका थोड़ा बहुत उपयोग हो सकता है, लेकिन मूल है हमसे पढ़ने का कारण है कि आपको अगर इस संबंध में कहीं पर कोई विस्तार से कोई सूचना मिलती है तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा और उसके आधार पर उस पर आपको इंटरेस्ट पैदा होगा और आप पूरी तरह से उसको तैयार कीजिएगा। समझ रहे हैं बात? इसका कारण यही है। इसीलिए आज आप तुम लोगों को जो हम पढ़ाएंगे भारत में पेट्रोलियम के संबंध में पढ़ाएंगे। ठीक है? पेट्रोलियम की बात जब हो रही है, हम हमेशा कहते हैं कि देश के विकास या उसके औद्योगिकरण का सीधा संबंध ऊर्जा की खपत से जोड़ा जाता है। जो राष्ट्र ऊर्जा खपत में जितना अधिक होता है वह राष्ट्र उतना माना जाता है कि वह उतना विकसित
और सभ्य या विकास के रास्ते में, औद्योगिकरण के रास्ते में और तमाम क्षेत्रों में वो आगे हैं। और उस ऊर्जा के क्षेत्र की बात है तो ऊर्जा के कई स्रोत हैं, उसमें एक जो महत्वपूर्ण है वह है पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे भारत क्रूड ऑयल खरीदता है, पहले 20% के आसपास तक ही हम उत्पादन कर पाते थे पेट्रोलियम का, थोड़ा इधर बढ़ा है, लेकिन मूलतः हम पेट्रोलियम के लिए विदेशों पर ही निर्भर हैं और विदेशों से हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्रूड ऑयल, हाँ, हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं खरीदते हैं। क्रूड ऑयल में क्या होता है? हाँ, भारत जैसे कि अमेरिका के दबाव में कि रसिया से कोई भी सामान ना खरीदे, फिर भी रसिया से खरीद रहे हैं। और इसी पर मतलब उसके जो प्रधानमंत्री है ईरान के, वो बोले कि भारत को भी मिली और देखना चाहिए उसकी कैसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों के कारण प्रतिबंधित है। अमेरिका या जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका के पिछलग्गू राष्ट्र हैं, ईरान के साथ बैन लगाए हुए हैं और भारत इसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान को गेहूं देता है और बदले में पेट्रोलियम लेता है। अभी गेहूं को लौटा दिया था 20,000 टन, लेकिन बाद में हुआ समझौता तो वो गेहूं ले लिया। लेकिन नहीं, हम लोग खरीद रहे हैं ओमान से, ईरान से, हैं? ओमानी सबसे खरीद रहे हैं, कुवैत से, खैर जो भी हो। लेकिन वहाँ से हमको, और ईरान ने यह समझौता भी किया था कि आपके साथ हम रुपए के आधार पर, डॉलर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग होता है, लेकिन कहा कि आपके हम रुपये के आधार पर हम पेट्रोल आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई तरह की बातें हुई, लेकिन भारत जो है 6-5 करते रहता है। 6-5 महीने समझे, क्या करें, इधर करें कि उधर करें, अमेरिका की तरफ रहें कि रूस की तरफ रहें कि ईरान की तरफ रहें कि इसके तरफ रहें। इस भारत के विदेश नीति का कोई इसके पास काटे समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्पष्ट नीति क्या रखें, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, दोनों तरफ वही हाल है। वास्तव में जब तक आप समर्थवान नहीं होइएगा, आपके साथ किसी की दोस्ती अधूरी या हमेशा दबाव में ही रहेगी। आप अपने सक्षम हैं नहीं और आप दोस्ती और संबंधों को बढ़ा रहे हैं। ताकतवर के साथ एक कमज़ोर की दोस्ती कैसी होती है? नौकर की तरह होती है, पिछलग्गू की तरह होती है। तो उसको कभी भी कोई झड़क देगा, आपको बर्दाश्त करना होगा। तो कहने का मतलब ये कि पहले आप खुद ताकतवर हो जाइए आर्थिक रूप से, आपके साथ सभी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत के साथ यही कमजोरी है, ये समझता है कि हम ताकतवर के साथ रहेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा होगा। अरे वो अपने फ़ायदे के लिए तुमको अपने साथ रखा है, न कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए। यही सिद्धांत भी है। तो भारत को अधिकांश पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है। पेट्रोलियम जो आता है वह जब यहाँ रिफाइनरीज में जाता है तो उससे कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। याद रखना, केवल पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल या मोम ही नहीं, कोलतार भी इसी से बनता है, पैराफिन मोम भी इसी से बनता है, और भी कई ऐसे रॉ मटेरियल्स बनते हैं जो इंडस्ट्री के लिए काम आते हैं। पेट्रोलियम को हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि हम यहाँ से किसी एक बड़े चैनल में हम क्रूड ऑयल को डालते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर सबों को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ से इससे उसी रास्ते से एक तरफ गर्म, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर पर पेट्रोल निकला, डीजल निकला, केरोसिन ऑयल निकला, कोलतार निकला, और भी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। अंत में जो बचा वो रबर के रूप में इस्तेमाल होता है, और भी कई चीज़ें बनती हैं जिसका बहुत इस्तेमाल है। तो ये क्रूड ऑयल, इस तरह से भारत में हम आयात पर ही निर्भर हैं। लेकिन पेट्रोल आज के समय में, या पेट्रोलियम आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है ईंधन के रूप में। हमारे जितने ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, इंडस्ट्री सेक्टर हैं, और भी कई चीज़ें हैं, इसी पर निर्भर है। भारत में वास्तव में आसाम डिगबोई के पास
भूकंप आता रहता है, पहाड़ी हिमालय की तराई का क्षेत्र है, भूकंप आता रहता है। वहाँ पर धरती फटने और किसी कारण से ब्रिटिश काल में ही 1880-90 के आसपास से कुछ लिक्विड काला टाइप का निकला जो आग पकड़ लिया। वैसे दुनिया को पता था कि ऐसे ही पेट्रोलियम्स होते हैं, और फिर सरकार या ब्रिटिश सत्ता इसको महत्वपूर्ण मानते हुए डिगबोई में खुदाई की, और वहीं से हम डिगबोई से पहली बार पेट्रोलियम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डिगबोई असम में, आसाम प्लेट के पास है क्या सर? आसाम जो प्लेट के पास, जैसे आप बताया था। हाँ, हिमालयन प्लेट्स है। हिमालयन, जहाँ जहाँ हिमालयन प्लेट्स है, वह जो हिमालयन है, जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियाई प्लेट है, हिमालय के पास आके मिलता है। ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं। और यहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। हिमालय का तराई क्षेत्र बहुत ही गंभीर भूकंपीय क्षेत्र है, तो वहीं पर इसी कारण से दरार वरार कुछ भी हुआ ऐसा, और जिससे कि वहाँ पेट्रोलियम जैसी चीज़ें निकलने लगी। खैर बाद में